कांग्रेस पार्टी 2023 और 2024 में होने वाले चुनावी महापर्व में सुहाने सपने देख रही है, लेकिन भगवा दल हर बार उसके सपने को खाक कर देता है। भारत जोड़ो यात्रा से भी कुछ फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि कांग्रेस के नेता ही अपनी पार्टी को उजाड़ने में लगे हैं। दरअसल बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री का विरोध करने के एक दिन बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए के एंटनी के बेटे अनिल कुमार एंटनी ने बुधवार को कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अनिल ने ट्वीट कर कहा, मैंने कांग्रेस में अपनी सभी भूमिकाओं से इस्तीफा दे दिया है। बोलने की आजादी के लिए लड़ने वालों द्वारा ट्वीट को वापस लेने के कहना असहिष्णुता है। मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। आपको बता दें, एंटनी ने कहा, मैं पूरे जीवन कांग्रेस से जुड़ा रहा और मेरे पिता पिछले 6 दशकों से पार्टी के साथ है। ऐसी पृष्ठभूमि से आने के बाद भी पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ, खासतौर पर कांग्रेस के कुछ विशेष कोनों से, उसने मुझे बहुत आहत किया है। मुझे लगता है कि ये एक सही निर्णय है। उन्होंने कहा, जहां से मैं आता हूं, मुझे नहीं लगता कि ये वो लोग हैं जिनके साथ मुझे काम करना चाहिए। ये देखना निराशाजनक है कि ये सब कहां पहुंच गया। उन्होंने आगे कहा कि ये बहुत निराशाजनक इसीलिए है कि आपके पास राहुल गांधी जैसा नेता है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक प्यार का संदेश देते हुए चल रहे हैं, और उनके समर्थक वो सब कुछ बर्बाद करने में लगे हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं। दरअसल अनिल एंटनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ मोदी का साथ दे रहे थे, लेकिन राहुल गांधी डॉक्यूमेंट्री के समर्थन में बयान दे चुके हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और उस पर लगे बैन को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि सच्चाई चमकीली होती है, इसे सामने आने की बुरी आदत होती है, इसलिए किसी भी तरह की पाबंदी, दमन और डराने वाले लोग सच्चाई को सामने आने से नहीं रोक सकते। राहुल के इस बयान के बाद अनिल एंटनी पर कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट डिलीट करने का दबाव बनाया, लेकिन अनिल एंटनी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया। अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को करारा जवाब देते हुए आना दिखाने का काम किया है। आपको बता दें, गुजराती दंगों से संबंधित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन से जुड़े विवाद पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी के बेटे ने अलग रुख अपनाया था। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बेटे और केपीसीसी डिजिटल मीडिया सेल के संयोजक अनिल के एंटनी ने ट्वीट कर लिखा कि भारतीय संस्थानों द्वारा बीबीसी के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देना बेहद खतरनाक चलन है। उन्होंने कहा कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री एक खतरनाक मिसाल पेश करती है और इससे हमारे देश की संप्रभुता को कमजोर करेगी। कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर रहे अनिल के एंटनी ने कहा कि उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के विचारों को रखकर खतरनाक मिसाल पेश की जा रही है। भगवा दल ने कांग्रेस को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर ली है, क्योंकि कांग्रेस खुद ऐसे कांड कर रही है कि किसी और को कुछ करने की जरूरत ही नहीं हो। दिल्ली का अगला मेयर कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। दिल्ली में एक बार फिर मेयर का चुनाव टल गया है। हंगामे के कारण सदन को एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया। जिस तरह से हंगामा हुआ, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी को बीजेपी से हारने का डर सताने लगा है, क्योंकि एमसीडी के मेयर चुनाव से ठीक पहले मंगलवार को बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने कहा था कि उम्मीद है दिल्ली में बीजेपी का ही मेयर बनेगा। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद ही आम आदमी पार्टी ने सदन में हंगामा किया। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के कई पार्षद पार्टी के खिलाफ हैं, इसीलिए वो हंगामा कर रहे हैं। मेयर का चुनाव टलने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को संविधान पर भरोसा नहीं है। दिल्ली में मेयर का चुनाव टलने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर जमकर हमला बोला। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग रही है, क्योंकि इनके पार्षद ही इनके साथ नहीं है। तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग हार मान चुके हैं, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए वो लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और इनकी भाषा भी अमर्यादित है। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये लोग बस आरोप की राजनीति करते हैं। इनके लोग जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, अगर इनके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कार्रवाई होती है तो ये फिर से हंगामा करेंगे। दरअसल दिल्ली के सिविक सेंटर में एमसीडी मेयर का चुनाव एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया। बढ़ते हंगामे को देखते हुए सीआरपीएफ को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सिविक सेंटर के अंदर भेजा गया था। फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं मिली है कि अब चुनाव कब होगा, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी
जानकारी के अनुसार अप्रैल तक अब चुनाव के लिए तारीख नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसे लेकर कहा है कि बहुत दुख का विषय है कि वोट डालने के लिए सभी बैठे थे लेकिन फिर हंगामा हो गया। ये बहुत दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के खुद के पार्षद उनके बस में नहीं है, इसीलिए ये फर्जी हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली में ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली में मेयर का चुनाव 2 बार पार्षदों के हंगामे के कारण रद्द हुआ है। इससे पहले एनसीडी मेयर, डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव 6 जनवरी सिविक सेंटर में था और उस दिन भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने भारी हंगामा किया, जिससे चुनाव को टालना पड़ा। उस दिन एमसीडी सदन में जैसे ही उपराज्यपाल की ओर से घोषित पीठासीन अधिकारी बीजेपी की सत्य शर्मा ने शपथ ग्रहण की, उसके बाद उपराज्यपाल की ओर से मनोनीत 10 पार्षदों के शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ। वैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से नारे लगने लगे, फिर बीजेपी के पार्षदों की ओर से भी नारे लगने लगे और देखते ही देखते ये नारेबाजी हंगामे के साथ साथ मारपीट में तब्दील हो गई। बिहार में एक बार फिर सियासी उथल पुथल के आसार देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक घमासान के बीच नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का अंतर्कलह अब सबके सामने आ गया है। आलम यह है कि अब पार्टी में 2 फाड़ होते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीतीश कुमार की पार्टी का हाल भी उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरह हो सकता है। नीतीश कुमार को कुर्सी प्रेम के चक्कर में आरजेडी नेताओं के बयानबाजी को भी नजरअंदाज कर रहे हैं और चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश की पार्टी के नेता आरजेडी के खिलाफ होते जा रहे हैं। वहीं इस बीच नीतीश कुमार को भी अंदाजा हो गया है कि उनकी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है और ये झटका नीतीश कुमार को बीजेपी दे सकती है। तभी तो जेडीयू में जारी कलह के बीच नीतीश कुमार का दर्द छलक रहा है। दरअसल जेडीयू में इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा बनाम नीतीश वाली स्थिति बनती जा रही है। बिहार की महागठबंधन सरकार अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का अंतर्कलह अब सबके सामने आ गया है। नीतीश कुमार के लिए अब चुनौती विपक्ष से ज्यादा उनके अपने सहयोगियों की बनती है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और मंत्रियों का ताबड़तोड़ प्रहार और उस पर अब अपने दल के ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी पार्टी की बखिया उखेड़ने की शुरुआत कर दी है। इसी बीच अब नीतीश कुमार का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें साफ तौर पर उनका दर्द छलकता दिख रहा है। आखिर क्या कहा नीतीश कुमार ने, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में जाने को लेकर नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई आ जाता है, कोई चला जाता है, जिसे आगे बढ़ाते हैं वो भाग जाता है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनको अब जाना हो, जितना जल्दी जाना हो वो चले जाएं। उनको जब मौका मिलता है वो चले जाते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम नीतीश ने कुशवाहा के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को भी अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने जेडीयू नेताओं को स्पष्ट कर दिया है कि जिसके मन में जो आए वो करे। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित समारोह में जेडीयू के अंतर जारी उठापटक पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, कोई भी आता है चला भी जाता है, किसी को आगे बढ़ाते हैं तो वो भाग जाता है, तो कोई भागने की कोशिश करता है। जिसके जो मन में आए करे, पार्टी को थोड़ी ना कुछ होना है। उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू नेतृत्व से बढ़ती नाराजगी के बीच सीएम ने इस बयान के कई मायने निकाले हैं। इससे कुछ घंटे पहले ही सीएम नीतीश कुमार से जब कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं, हम इससे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लाख अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार बताए, लेकिन अब उनकी कट्टर ईमानदारी बाहर आने लगी है। 2 राज्यों पर राज करने वाली केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब सवालों के घेरे में है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक के बाद एक कोई न कोई कांड सामने आ रहा है। जहां एक तरफ तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर लगातार सीएम केजरीवाल की पोल खोल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जेल में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के भी कर्मकांड लगातार सामने आ रहे हैं। अब इन्हीं सब कर्मकांड के बीच एक बार फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फंसते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को जांच एजेंसी ने आम आदमी पार्टी नेता विजय नायर समेत कई लोगों की 76 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच कर दी है। इस मामले में अब तक ईडी दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई समेत कई शहरों के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। साथ ही केस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी सामने आ चुका है। एजेंसी ने जानकारी दी कि विजय नायर का मुंबई के परेल स्थित 1.77 करोड़ रुपए का घर, कारोबारी समीर महेंद्रू और पत्नी गीतिका महेंद्रू के दिल्ली के जोरबाग स्थित 35 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है।
इनके अलावा जांच एजेंसी की तरफ से अटैच की गई संपत्ति में शराब कारोबारी अमित अरोड़ा के 7 करोड़ 68 लाख रुपए के 3 आवास और साथ ही दिनेश अरोड़ा के 3 करोड़ 18 लाख रुपए के 3 रेस्टोरेंट्स, अरुण पिल्लई की वेट्टी नागपल्ली में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की जमीन, महेंद्र के इंडो स्पिरिट्स ग्रुप के 10 करोड़ 23 लाख रुपए और 50 वाहन और अन्य लोगों की 14 करोड़ 39 लाख के बैंक बैलेंस एफडी शामिल है। जांच एजेंसी ने कहा कि कई लोगों की तरफ से किए गए खुलासे के बाद जब्त रिकॉर्ड की जांच से प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम यानी कि पीओसी का पता चला है। 6 आरोपी विजय नायर, समीर महेंद्र, अमित अरोड़ा, शरद रेड्डी, विनय बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल सभी न्यायिक हिरासत में हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कैसे अपने नेताओं को बचाते हैं, क्योंकि शराब घोटाले में ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है और पार्टी के नेता फंस गए हैं। इस घोटाले में केजरीवाल के खास मनीष सिसोदिया भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ऐसे में केजरीवाल के उस दावे पर भी सवाल उठ रहा है कि शराब घोटाला हुआ है कि नहीं। केजरीवाल जी, अगर घोटाला नहीं हुआ तो ईडी ने 76 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त क्यों की? जवाब आपके पास होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।